चलिए भाई, स्टार्ट हो गया। आवाज आ रही है? इसकी जो पेज की क्वालिटी है ना, वो ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की क्लास चल रही है और इसके 10 प्रश्न करा चुके थे हम इस पेपर के। जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं आगे आने वाली 2 वीडियोस के अंतर्गत उनको भी करा दिया जाएगा। तो ये जो सीडीपी की क्लास चल रही है पेपर के आधार पर है, डायरेक्ट आपको पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और इससे फायदा क्या होगा, पेपर सॉल्यूशन से आपको फायदा क्या होगा, ये आपके लिए हम बता देते हैं। जो भी आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं, आपको डिट्टो पेपर के अंतर्गत यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट की खास बात है वो रिपीटेशंस बहुत करता है, क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चंस का रिपीटेशन होना ये लाजमी है, और ये समझ लीजिए होंगे ही होंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सीडीपी की क्लास को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे। ये जनवरी 2023 का है। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्लास लेते रहिएगा, ये मेन चीज है। तो अभिकथन है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। बात बहुत जबरदस्त है मेरे भाई। लेव वाइगोस्की साहब की बात करें तो इन्होंने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत की बात की गई थी, और इन्होंने कहा था बच्चा जो सीखता है वो समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, उसकी पृष्ठभूमि के द्वारा सीखता है। उसकी मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनोवेशंस या क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत सॉरी इनोवेशंस या क्रिएटिविटी भी बहुत बड़ा रोल निभाती है उसके सृजन में। क्लियर है? उसके विकास में। तो ये क्या करता है, सहज या सुगम बनाता है। और ये वर्ड जब दिख जाए आपको ये समझ लीजिएगा बिल्कुल स्टेटमेंट तो सही लिखा है। आगे क्या लिखा है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। आप कैसे कह सकते हो विद्यालय विकास के कोई भूमिका नहीं होती? तो हम बच्चों को स्कूल में भेजते ही क्यों भाई? क्या जरूरत पड़ रही कि बच्चा स्कूल में भेज दो? कोई जरूरत पड़ रही ना, कोई जरूरत पड़ रही। बच्चे को स्कूल में आपने भेजा क्यों? क्योंकि उसके भाषा का कौशल का विकास हो सके, भाषा कौशल का विकास हो सके। हमारा बच्चा अगर हिंदी जानता है तो इंग्लिश भी सीख जाए, हिंदी का ढंग से सीख जाए, यानी कि विकास तो होता है कहीं ना कहीं। तो स्टेटमेंट तो गलत है भाई। आर सही है, ये गलत, आर सही है, ये गलत, दो विकल्प बचे इनमें से। क्लियर है? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो ए और आर दोनों गलत हैं। ए तो सही था, तो आर, ए तो सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ये बात सही है, और ये 4 सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। क्लियर है मेरे भाई? देखिए, जो भी हम बोलते हैं ना वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बोलते हैं, इसको आप दिमाग पे ना लीजिएगा। क्लियर है भाई? चलिए, लड़के बहुत शक्तिशाली कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम व संवेदनशील होती हैं। ये किस चीज को दर्शाता है? ये इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। देखिए, आप बोलते हो ना लड़की घर में पहुंचा देगी और क्या करेगी, बर्तन धोएगी, घर के जितने भी काम है वो लड़की करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। क्रिकेट की बात हो, फुटबॉल की बात हो तो लड़के खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, और लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे जेंडर स्टेरियोटाइप्स को दिखाते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ विकल्प दे ही रखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सशक्तिकरण कहाँ हो रहा है भाई इसमें? आप सशक्तिकरण कर रहे हो, यानी कि लड़कियों को नरम संवेदनशील बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है? जेंडर समता की बात ना जीना, जेंडर समानता की बात नहीं जीना। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल से दिल तक। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ओ माय गॉड, क्लियर है भाई? साउंड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बच्चों के स्वीकृत अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं बच्चे के, उनको किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, बात तो ठीक है, बहुविध तरीके से, मल्टीपल वेज में आप उनको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशंस देंगे, जानकारियां देंगे, ठीक है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने की अवसर देके, बात सही है। उन्हें बहुविध तरीके से काम करने में शामिल होने के अवसर देने पर,
ये भी बात ठीक है। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग या पृथक्कीकरण करना, ये गलत हो जाएगा। अब आपका आंसर कौन सा होगा सही? नोट पूछा था मेरे लल्ला, और नोट पूछा था तो जो गलत था वही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि आपका गलत है तभी तो सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो लगाइए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा मेरे भाई, बताइए। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? असेसमेंट का मुख्य कारण क्या है? तो विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, यह आकलन का कारण होगा। आकलन का मुख्य कारण यह है कि विद्यार्थियों के अंतर्गत आप भय पैदा कर दो, अरे तेरे नंबर ना आए लड्डू, पढ़ता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, आप उनके अंदर भय पैदा करोगे तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर जो रचनात्मकता है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाएगी। अधिगम की अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अधिगम है आप उसके अकोमोडेशन को जो अधिगम है उसको अनुकूलतम बनाने के लिए आप क्या करोगे? उनकी जो खूबियां हैं, उनके अंदर का जो चुनौतियां उनको देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उनको पहचानने की कोशिश करोगे, और फिर उसी प्रकार से आप क्या करोगे? डायग्नोज करोगे। डायग्नोज करने का काम करता है आकलन एक तरीके से। डायग्नोज का मतलब होता है एक तरीके से निदान करने का काम करता है चीजों को, फिर उसके बाद रेमेडी दी जाती है टीचर के द्वारा। क्लियर है? तो ये तो बात ठीक है। विद्यार्थियों के निष्पादन, जब भी आपको निष्पादन दिख जाए आपका आंसर गलत हो जाएगा, आगे पीछे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निष्पादन का मतलब एक तरीके से हो जाएगा रेशियो, रेशियो का मतलब हो जाएगा एक तरीके से तुलना करना, कंपैरिजन करना। बच्चों के अंतर्गत जब भी कंपैरिजन, तुलना की बात आएगी आप गलत लगा दोगे, क्योंकि वो उनके अंतर्गत हीन भावना को प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर है मेरे भाई? विद्यार्थियों को श्रेणी, जब भी आप श्रेणी की बात करी जाए, वरीयता क्रम की बात की जाए, वर्गीकृत की बात की जाए, पृथक्कीकरण की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, रैंकिंग की बात की जाए, सेग्रीगेशन की बात की जाए, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, लेवलिंग की बात की जाए, क्लियर है? अगर ये कोई भी वर्ड दिख जाए सारे के सारे नेगेटिव है, आपके आंसर को गलत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये सारे के सारे निभाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका सही बचता है, बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा सही विकल्प। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके से हम इनको सॉल्व कर जाएंगे। आप अपने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करना चाहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन को कहते क्या है मेरे भाई? तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे भाई, आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। निष्क्रिय हटा दो, कंठस्थीकरण हटा दो, दो विकल्प हट गए। अभिसारी चिंतन को हटा दो, एक विकल्प बचा, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि आपने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को, आंसर लगा ही दिया, सेकंडों में आंसर लगा दिया? तो भाई सीटेट में सीडीपी का खेल है कुछ वर्ड्स का। देखिए, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि आप बच्चों के अंतर्गत क्रिटिकल थिंकिंग को समन्वित करना चाहते हैं, उनके अंदर का समन्वित का मतलब हो गया पैदा करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं। तो किस कौशल का संवर्धन करेंगे, किस प्रकार के कौशल को आप बढ़ावा देंगे? क्या आप निष्क्रिय अनुकरण की बात करेंगे? अगर निष्क्रिय नहीं भी होता और अनुकरण होता तो भी आपका आंसर गलत हो जाता, यानी कि अनुकरण हो या निष्क्रिय हो तो भी गलत है। आप इमिटेशंस के थ्रू अगर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आया और बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखा और आपके लिए बोल दिया कि भाई हो गया, नोट कर लो। ये हो गया निष्क्रिय अनुकरण, एक तरीके से पैसिव इमिटेशन इसको बोल सकते हैं। कंठस्थीकरण के अंदर बच्चा सीखेगा कहां? रटंत विद्या फलंत नाही, आपने सुना ही होगा। क्लियर? तो जो रटने वाली चीजें वो फलती नहीं है, यानी कि आप रट रट के मर जाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है? तो देखिए दो प्रकार के चिंतन आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो एक होता है आपका अभिसारी चिंतन और एक होता है आपका अपसारी चिंतन। मेरे भाई ये दोनों चीज है क्या, इसको समझिए। इसको बोलते हैं अभिसारी को कन्वर्जेंट, क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब हो गया कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ही तरीका है,
क्लियर। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब हो गया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल पहलू हैं, उन पर आप कार्य कर सकते हो। तो स्वचिंतन और प्रतिबिंबन जो होता है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। जब तक आप स्वयं चिंतन नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में, मनन नहीं करेंगे, तब तक वो आपके अंदर का कौशल का संवर्धन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड का मतलब हो गया बी, और बी फॉर बहादुर शाह जफर बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि का मतलब ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र से आते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे बच्चे झोपड़पट्टी वाले बच्चों को भी इसमें रख सकते हो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में। क्लियर, उन बच्चों को भी रख सकते हो। तो निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, यानी कि उसके अंदर उनके अंदर का निम्न स्तरीय निष्पादन देखने को मिलता है। तो विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो? कल ही मैं पढ़ रहा था, एक बच्ची थी, ईंट बनाने का काम करती थी, मतलब मिट्टी लेती थी, फिर उसमें उस खांचे में रखती थी, मिट्टी से थापती थी, फिर वो ईंट बनाती थी, कच्ची ईंट, उससे पकाने के लिए पहुंचाते थे। तो उसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया सर, नीट का एग्जाम, डॉक्टर बनेगी अब बिटिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। आप कैसे कह सकते हो? महत्व तो समझते हैं, वो बिटिया भी तो करके आई। क्लियर। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। आप कैसे कह सकते हो कि विद्यालय सभी प्रकार की आवश्यकताओं को या फिर योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते? विद्यालय कर पाते हैं, तभी तो विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को भेजा जाता है। आप कैसे कह सकते हो? आप नहीं बोल सकते कि विद्यालय योग्यता नहीं कर सकता, आवश्यकताओं को नहीं कर सकता। तो भाई विद्यालय पहुंचने बच्चों को भेजने का फिर उद्देश्य ही क्या रहा? कोई उद्देश्य नहीं बचेगा फिर तो। बच्चों में सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, पूरी तरह से उत्तरदायी है। ये वाली जो बात है ना, इसने आपके आंसर को गलत कर दिया, इसने आपके आंसर को पूरी तरह से सामाजिक परिवेश, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए। आप एक बात बताइए, बच्चे की पहली जो टीचर होती है उसकी माँ होती है, फिर उसके बाद पिताजी आते हैं, आस पड़ोस के आते हैं, परिवार वजन आते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिगम बच्चा हर जगह से करता है, वो अपने समाज से करता है, संस्कृति से करता है, अपने आस पड़ोस से करता है, परिवार से करता है, जो उसकी पृष्ठभूमि है उससे वो करता है। तो आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किसको, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिवेश को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मेरे भाई ये भी गलत हो जाएगा। अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। विद्यालय ही है जहां पर बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके ज्ञान का सर्जन वहां पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि जो विकलांगता है, आप विकलांगता ना बोल के इसको दिव्यांगता बोलिए तो भी सही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो इसका नाम बदल ही दिया है और ठीक भी लगता है दिव्यांगता। तो मैं आज से दिव्यांगता ही बोलूंगा। दिव्यांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रिया का परिणाम है। क्लियर है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता? चलिए भाई, मानवीय अधिकार, सामाजिक दानशीलता, कौन सा होगा भाई? 18, 17। चलिए, चिकित्सीय दानशीलता, सामाजिक या मानवीय अधिकार। तो इसका आंसर जो होगा वो सी इज द राइट आंसर। सही है भाई, सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर फास्ट एंड फास्ट। श्रवण बाधित यानी कि सुन नहीं सकते, एक ऐसा बच्चा जो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? टच एंड फील मटेरियल का यूज करोगे। टच एंड फील, टच एंड फील का मतलब क्या कर सकते हो? तो आप बोल सकते हो टच एंड फील मटेरियल। तो टच एंड फील मटेरियल का आप यूज कर सकते हो ऐसे बच्चों के लिए। क्लियर है। सुन नहीं सकता, आप उनको
वीडियो दिखा सकते हो, ऑडियो की तो कोई जरूरत नहीं है। आप उनको मानचित्र दिखा सकते हो, चित्र वगैरह दिखा सकते हो, पिक्चर्स दिखा के उसको सिखाने का कोशिश करोगे। आगे पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या है। श्रवण बाधितता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। मैंने बोला कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलेगा आपको। व्याख्यान विधि जो होती है वो श्रवण बाधित के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्या नहीं, अरे वो सुन ही नहीं सकता मेरे भाई, उसके लिए व्याख्यान विधि की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बंदा पढ़ने सुन नहीं सकता उसके लिए टीचर आए लेक्चर देके क्लास में चला जाए तो उसको क्या फायदा, वो सुन ही नहीं सकता, उसको क्या वो कुछ सीख पाएगा, ना सीख पाएगा मेरे लल्ला। अधिगम के आकलन के मौखिक परीक्षण का प्रयोग, मौखिक का क्या मतलब है, बोल बोल के आप बताओ उसे, नहीं सीखेगा कुछ, सुन ही नहीं पा रहा है वो आपकी भाषा को। सांकेतिक भाषा बहुत ज्यादा बेहतर है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निषेध, अरे ना जी ना, आप इसको निषेध नहीं कर सकते, तो निषेध कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्लियर। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। मेरे भाई मैंने यही तो बोला था, मानचित्र दिखाइए, दृश्य दिखाइए, चित्र दिखाइए, वीडियो दिखाइए विदाउट ऑडियो वाली, तो कहीं ना कहीं चीजें सुनिश्चित होंगी। और यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण जो है वो आपका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के आधार पर हो, दृश्यात्मक दिखा दिखाकर आप प्रेजेंटेशन दे देकर कर सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी फॉर दिल से दिल तक दहली इज द राइट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किस तरह की संभावना है, जो मेधावी हैं प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। आप कैसे कह सकते हो, मेधावी छात्र हैं उनके अंदर का दबाव देख रहे हो, कहीं ना कहीं बेइज्जती कर रहे हो उनकी। अपने सहपाठियों की तुलना कभी नहीं करनी, कंपैरिजन आप बच्चों के अंदर नहीं करोगे, नहीं तो उनके अंदर ही भावना पैदा हो जाएगी। यदि कार्य चुनौती पर आए तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। अरे छोड़ेगा क्यों, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक हमारा सही उत्तर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इस वीडियो का। क्लियर है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, अब तो मैं बोल सकता हूँ ना, वीडियो का अंत होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मेरे भाई ये क्या चीज है, अरे का वादा है जी लल्ला, तो इसको बोलते हैं ADHD, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सीधा सीधा मतलब बच्चा क्या करता है, लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता, लंबे समय तक ध्यान न लगा पाना। तो लंबे समय तक बच्चा क्या नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, इसी को बोलते हैं ADHD। यानी कि यहां पर क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है या आकुल हो जाता है। सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच कुछ नहीं है, ये गलत है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन ना जीना, प्रदत्त कार्यों को छोटे प्रबंधीय समूह में प्रस्तुत करना, ठीक है। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, लंबी अवधि वाले व्याख्यान के लिए वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ADHD है, लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है। तो प्रदत्त जो भी कार्य है उसको छोटे छोटे अंशों में बांट देंगे और फिर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए मेरी 2 घंटे की कोई मैराथन क्लास है, आप उसको ADHD की प्रॉब्लम है अगर किसी स्टूडेंट को, तो वो नहीं देख पाता, तो वो क्या करेगा, 15-15 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स करके देख लेगा, 20-20 मिनट के पार्ट्स करके देख लेगा। तो वहीं ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चूरन की फैक्ट्री ना जी ना। चलिए भाई, तो ये था आपका आज का सेशन। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी ये क्लास आपको हमेशा मिलती रहेगी, ये क्लास आपकी कभी भी बंद नहीं होगी, और हमने ये ठान लिया है CDP की क्लास आपके लिए कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे आपका पेपर भी हो जाए उसके बाद भी क्लास चलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।